Students, your economics book lesson 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट जो आपका लेसन है, इससे हमें समझ आ रहा है कि जो पैसा है उसी से ही हम सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं या फिर किसी को पैसे के बदले में दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है, अगर हम रोज़ की अपनी ज़िंदगी देखें तो उसमें भी जो पैसा है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको ख़रीदते हैं और उसके बदले में हम जो शॉपकीपर होता है या जहाँ से भी हम सामान खरीदते हैं उसको हम उसके बदले में मनी जो है वो देकर आते हैं। अगर किसी आदमी के पास मनी है, पैसा है, तो वो चीज़ों को आसानी से ख़रीद सकता है। जैसे कि अगर हम एक शू मैन्युफैक्चरर का केस लेते हैं, अगर उसको अपने शूज़ मार्केट में बेचने हैं और उसको वीट ख़रीदनी है, तो उस समय क्या करेगा वो जाकर अपने शूज़ को बेच देगा, उसके बदले में उसको पैसे मिल जाएंगे और फिर उन पैसों से वो क्या कर सकता है, वीट खरीद सकता है। आगे आ जाइए। अगर कई बार ऐसा हो सकता है, अगर हम पुराने समय की बात करते हैं, उस समय में क्या होता था कि लोगों के पास पैसा नहीं होता था, मनी नहीं थी उस समय। लोग क्या होते थे, चीज़ों के बदले चीज़ें जो थी उनको एक्सचेंज किया करते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी कि जो बायर होता था या फिर जो सेलर होता था, दोनों को उन चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ता था। जैसे फिर से हम शूज़ और अगर वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो एक शू मेकर है उसको वीट चाहिए, तो वो क्या करेगा, जाकर पहले उसको ऐसा कोई इंसान ढूंढना होगा जो वीट बेचना चाहता है और उसके बदले में शूज़ खरीदना भी चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता था कि दोनों पार्टीज़ जो होती थी उनको आपस में रेडी होना पड़ता था अपनी अपनी कमोडिटीज़ देने के लिए आपस में, जिसको कि हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहते हैं। इसका मतलब डबल कोइंसिडेंस का मतलब कि दोनों तरफ उस चीज़ की ज़रूरत जो है वो पूरी हो रही हो। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसमें मनी का कोई भी यूज़ नहीं होता। और क्या है हमारा, मनी एक्ट्स एज द इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदला उसमें क्या हो गया कि मनी जो थी, करेंसी जो थी वो स्टार्ट होगी और हमने जो मनी थी उसको अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया। इसीलिए क्या हुआ कि लोगों के लिए चीज़ें बेचना और ख़रीदना जो था वो कहीं ना कहीं आसान हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है हमारी, पहले तो हम गुड्स एक्सचेंज करते थे, उसके बाद जो कॉइन्स आए वो बहुत महंगी मेटल्स जो होती थी उनके कॉइन्स जो थे वो बनाए जाते थे, गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर के। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो सब ख़त्म हो गया और उसके बाद नई करेंसी जो आई वो क्या थी, पेपर नोट्स थे या फिर कॉइन्स थे। जो ये पेपर नोट्स हैं या फिर कॉइन्स थे, इनका वैसे अपना कोई भी वजूद नहीं होता। क्यों, जब तक वजूद नहीं है, जब तक कि इनको जो हमारी सरकार जो है उनको ऑथोराइज्ड नहीं करती, तब तक कि उस पैसे का कोई भी, उस करेंसी का कोई भी मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसीलिए जैसे इंडिया में क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में सिर्फ एक रिजर्व बैंक है जो कि करेंसी इशू करता है, किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको कि परमिशन ग्रांट हो कि वो अपनी मर्जी से करेंसी जो है वो छाप सकती है। मोर ओवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। इसीलिए उसने कहा कि जो कानून है वो क्या करता है, इस करेंसी जो हमारी रुपी है इसको लीगलाइज करता है कि कोई भी पूरे इंडिया में अगर हम इस करेंसी से ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसे का आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का रिफ्यूज़ल जो है वो नहीं हो सकता। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़, हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए इंडिया में क्या है, रुपी जो है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, उस किसी भी कंट्री की जो करेंसी होगी उसको वहाँ का मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहा जाएगा। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब क्या है कि हमारी लाइफ में इस समय क्या है कि बैंक्स का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। बैंक्स में क्या कर सकते हैं हम,
जैसे मान लिया कि सैलरीज होती हैं, जैसे लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी आती है, या फिर जो बिजनेस करते हैं उनका पैसा होता है, वो क्या करते हैं अपना जितनी उनको डेली रूटीन में पैसे चाहिए कुछ थोड़े बहुत वो एक्स्ट्रा अपने पास रख लेते हैं और बाकी सारा का सारा पैसा जो होता है उसको कहाँ पे कर देते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब जब बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं वो कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो क्या कर लेंगे, वहाँ से अपना पैसा जो होता है उसको विदड्रॉ कर सकते हैं। जब अगर हमने पैसा जमा करवाना है तो वहाँ क्या करेंगे, हम अपने नाम से एक अकाउंट खोल देंगे और उसमें हमारा पैसा जो है वो जमा होता रहेगा। और उस पैसे के लिए बैंक जो होगा वो हमें क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कुछ फिक्स होता है बैंक्स का, वो हमें वो इंटरेस्ट जो है वो दे देता है। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड्स it the essential characteristics of money that of a medium of exchange. You would have heard of payment being made by checks instead of cash. आपने सुना होगा अक्सर कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कैश पेमेंट ना देकर पेमेंट जो होती है उसको चेक की फॉर्म में देते हैं। अब चेक होता क्या है, अ चेक इज़ अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to a person is whose name द चेक हैज़ बीन इशूड। अब आपके सामने एक चेक से पेमेंट दिखाई हुई है। एक मिस्टर सलीम है, एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या करना है, उसने जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए उसने वो रॉ मटेरियल ख़रीदना है और वो लेदर सप्लायर जो है वो उसको पैसे देना चाहता है। अब ये देखिए चेक जो बना हुआ है इसके ऊपर जिसने देना है चेक उसके साइन नीचे होंगे, वो साइन करके दे देता है और जिसको देना है उसका नाम ऊपर लिख देता है और जितनी अमाउंट देनी है उसको अमाउंट को जो होता है उसको फिल कर देते हैं। और क्या लिख दिया उसने साथ में, अकाउंट पे ही लिख देता है अगर, तो क्या होता है ये एक सलीम के अकाउंट से मान लिया ये चेक गया है और जिस भी पार्टी को दिया है उसके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र पैसे जो है वो हो जाएंगे। जिस पार्टी को दिया है वो जाकर अपने अकाउंट में इस पैसे को, इस चेक को लगा देगा और उसके पैसे जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Demand deposits share the essential feature of money. The facility of checks against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of cash. इससे क्या होता है कि हमें बिना कैश यूज़ के हमारी पेमेंट्स जो होती हैं वो आपस में सेटल हो जाती हैं। और since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. ठीक है, ये एक मनी की फॉर्म होगी जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक्स। अब क्या है कि हमें बहुत सारे काम करने के लिए कई बार क्या होता है पैसा जो होता है लोन हम ले सकते हैं। लोन लेने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम या तो बैंक से लेते हैं या फिर जो गाँवों में लोग होते हैं किसान वो क्या करते हैं किसी बड़े मनी लेंडर से भी ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है जो हम बैंक से लोन्स लेते हैं उसमें क्या होता है कि जो बैंक होता है वो क्या करता है हमारे जो हम पैसे जमा करते रहते हैं उसका 15% जो होता है वो अपने पास कैश रख लेता है और बाकी जो पैसा होता है उससे जितने भी लोगों को लोन्स चाहिए होते हैं वो उनको दे देता है। और क्या होता है कि जब वो लोन देता है तो उनसे क्या करता है हाई रेट जो है वो चार्ज करता है और जिन्होंने अपना पैसा जमा किया हुआ है उनको जो होता है कम रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करता है। अब इससे क्या होता है डिफरेंस आ जाता है, जितना पैसा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों से लेता है प्लस में जितना वो लोगों को देता है उसके बीच का जो डिफरेंस आ जाता है वो क्या होता है एक बैंक के लिए इनकम का सोर्स बन जाता है। ठीक है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस हैं। यहाँ पर क्या है कि क्रेडिट की सिचुएशंस अलग अलग दी हुई हैं कि किस तरह से हम उधार अगर लेते हैं और कोई किसको कैसे कैसे चुका सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है एक फेस्टिवल सीज़न का एक एग्जाम्पल है। उसमें क्या है कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो उसके लिए जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको रॉ मटेरियल चाहिए और उसके पास क्या हुआ है कि एक बड़ा ऑर्डर आ गया है। अब उसको वो ऑर्डर पूरा करने के लिए पैसे चाहिए तो वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया कि जिसने उसको ऑर्डर दिया उसने उसको कहा कि मुझे कम से कम आप कुछ पेमेंट जो है वो एडवांस दे दो। ठीक है, अब उसने उससे कुछ पेमेंट जो है वो एडवांस ले ली और कुछ पैसा जो उसने क्या है जिससे रॉ मटेरियल आया उससे ले लिया कि तुम मुझे रॉ मटेरियल भेज दो, जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। इस तरीके से क्या हुआ और उसने अपना ऐसे दोनों के साथ एडजस्टमेंट करके
एक तरह से उसने उधार भी ले लिया और एक तरह से उसका काम जो है वो पूरा हो गया। अब जैसे क्या हुआ कि जब मंथ का एंड आया, उसने अपना ऑर्डर डिलीवर किया और उसके प्रॉफिट्स जो थे वो बहुत अच्छे आ गए और उसने जितना भी पैसा उधारी लिया हुआ था उसने वो सारा का सारा पैसा जो है वो वापस कर दिया। Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earnings. अब उसने जो क्रेडिट लिया था उससे क्या हुआ कि जितने भी उसके ऑनगोइंग एक्सपेंसेस थे, ऑनगोइंग एक्सपेंसेस में जब वो काम कर रहा था उसको और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो खर्चे पड़े उसके वो पूरे हो गए और उसके अलावा क्या हुआ, वो जो उसकी प्रोडक्शन थी वो उसको ऑन टाइम दे पाया और उसके अलावा उसकी जो अर्निंग्स थी वो बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। उधारी क्या करती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पॉजिटिव रोल प्ले करती है, जिससे क्या है कि जिसका काम होता है वो पूरा हो जाता है और उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है स्वप्ना's प्रॉब्लम। अब स्वप्ना जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, उसने क्या है ग्राउंड नट ग्रो करती है वो, ठीक है। अब उसने ग्राउंड नट ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ा, उसको मनी लेंडर से उधार लेना पड़ा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। किस उम्मीद से उसने ये उधार लिया था, उसको लगा था कि जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा उसके पास पैसे आ जाएंगे और वो क्या करेगी, लोन पे कर देगी। लेकिन मिडवे बीच में क्या हुआ कि जो पेस्ट उसकी क्रॉप्स को खाना शुरू हो गए और उसकी क्रॉप्स जो थी वो फेल हो गई। उससे क्या हुआ, उसने स्प्रे भी करवाया उस पर, बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंसिव पड़ा उसको और उससे क्या हुआ कोई ज़्यादा खास उसके ऊपर डिफरेंस नहीं आया और वो मनी लेंडर को उधारी जो थी वो नहीं दे पाई, जिस वजह से क्या हुआ अब नेक्स्ट ईयर फिर क्या हुआ, उसने फ्रेश कल्टीवेशन करनी थी। उसके लिए क्या हुआ, उसको फिर से पैसे जो थे वो उधार लेने पड़े और इससे क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत सारा उधार जो था वो चढ़ना शुरू हो गया। इसीलिए गांव में ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेन डिमांड होती है क्रेडिट के लिए क्या है, वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट्स ऑन सीड्स। उनका खर्चा ज़्यादातर आता किस पर है, सीड्स पर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों पर ही उनका मेनली जो होता है वो खर्चा आता है, ठीक है। और क्या होता है, थोड़े 3-4 महीने का समय चाहिए होता है उनको, लेकिन उससे क्या होता है कि अगर तो उनका क्रॉप्स अच्छी चली जाती हैं तो उस समय तो क्या होता है कि वो लोन आसानी से पे कर पाते हैं। और अगर उनकी क्रॉप्स अच्छी नहीं जा पाती तो उससे क्या होता है, जैसे स्वप्ना का केस हमने देखा कि उसकी क्रॉप फेलियर हुई और वो लोन पे नहीं कर पाई और उसके अलावा क्या हुआ कि लोन पे ना कर पाने से उसके ऊपर और ज़्यादा उधारी चढ़ गई और उधारी चढ़ने से क्या हो गया, वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस गई। इसको क्या बोलते हैं हम, डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। उधार का एक चक्रव्यूह है जिसमें जो भी उधार लेता है वो क्या होता है, उसमें सिर्फ उलझ कर रह जाता है और उसको उस रिकवरी को करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, पैसा देने के लिए अपनी ज़मीन जो थी उसका कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। इसीलिए क्या है कि क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोअर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। अब क्या हुआ, इस सिचुएशन में हमने 2 सिचुएशंस पढ़ी। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उधारी से क्या हुआ, जो बोरोवर था वो ऐसी सिचुएशन में चला गया जहाँ से उसकी रिकवरी बहुत पेनफुल रही। पेनफुल कैसे रही, क्योंकि उसको अपनी ज़मीन का कुछ ना कुछ हिस्सा जो था वो बेचना पड़ा। इस तरह 2 सिचुएशंस आज हमने उधार के बारे में पढ़ी हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में